राइट। सो लास्ट टाइम बात कर रहे थे हम लोग कि हमारे पास एक सर्कल जिसमें फ्लो हो रहा है करंट, ऐसे हमने निकालनी है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड एट सी, जिसकी वैल्यू को हम बोलते हैं बी एट सी इज इक्वल टू हाउ मच, म्यू नॉट आई बाय 2r। आसान। डायरेक्शन की बात करें तो किधर को याद है, कल हम लोगों ने देखा था, अब तो तुम्हें याद आ गया होगा, जल्दी चेक करो किधर आ रहा था डायरेक्शन। डायरेक्शन आ रही थी आउटसाइड, डायरेक्शन आ रही थी आउटसाइड। तो एक काम करते हैं, जो डायरेक्शन हम लोगों ने अभी तक सॉल्व करी ना, उस डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे कि अपने थंब को यहाँ पे अलाइन कर रहे थे, याद करो, अपने थंब को हमने यहाँ अलाइन करा था ऐसे, फिर फिंगर्स को वहां कर रहे थे जहां सॉल्व करना था, ऐसे ऐसे कुछ कर रहे थे, और फिर डायरेक्शन ऑफ पुश ऑफ पाम देख रहे थे, वहां से पता चल रहा था डायरेक्शन। क्यों ना हम सिंपल रूल बना दें, सिंपल रूल, जो रूल मैंने आपको पहले बताया दैट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी काइंड ऑफ बॉडी। बेटा ध्यान से समझना, जो मैंने अब तक आपको डायरेक्शन निकालने का रूल बताया वो सबके लिए एप्लीकेबल है। सबके लिए मतलब सर्कुलर हो या ऐसे वाला वायर हो या वायर का छोटा सा टुकड़ा हो या लॉन्ग वायर हो या सोलेनॉइड, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा सोलेनॉइड, ऐसा सोलेनॉइड हो, किसी भी तरह की ज्योमेट्री हो, जो मैंने आपको रूल पहले पढ़ाया वो सबके लिए एप्लीकेबल है। बट कई बार हम क्या करते हैं, अलग अलग केसेस के लिए सिंप्लीफाइड रूल बना देते हैं। सिंप्लीफाइड रूल कैसे बना देते हैं, जैसे ऊपर वाला सर्कल है, हम क्या करें, ये करंट ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगेन पेन को नीचे रखो, राइट हैंड अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, बेटा अपनी फिंगर्स को कर्ल करो करंट के डायरेक्शन में। ध्यान से देखो कैसा आएगा डायरेक्शन, अपनी फिंगर को घुमाओ करंट के डायरेक्शन में, मतलब तुम्हारी फिंगर ऐसे घूमनी चाहिए, ऐसे। ये क्या चीज है, तुम्हारी फिंगर्स हैं, कौन से वाले हैंड की, राइट हैंड की। तो तुम्हारा थंब किधर होगा, थंब, तुम्हारा थंब होगा ऊपर को। मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूं, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को फ्री छोड़ो, फिंगर को ऐसे डायरेक्शन में घुमाओ जैसे डायरेक्शन में करंट घूम रहा है, गोल करके कर्ल करके घुमाओ। तो अपनी फिंगर को जब तुम करंट के डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो तुम्हारा खिंचा हुआ थंब, स्ट्रेस्ड थंब किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा, ऊपर वाले डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा, तो वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ये बताने से बहुत आसान हो जाता है। जैसे हमारे सामने ये सर्कल बना हुआ है, तुमसे कोई पूछे कि बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो तुम क्या करोगे, अपने राइट हैंड खोलोगे, फिंगर को करंट के डायरेक्शन में घुमाओगे, थंब कहां पे आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। टेक योर टाइम, मैंने क्या बोला उसको समझने की ट्राई करो, टेक योर टाइम। बट जो रूल मैं ये वाला बता रहा हूं आपको, दिस इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल फॉर सर्कुलर लूप, नॉट फॉर एवरी काइंड ऑफ वायर। लेकिन ये सर्कुलर लूप में बहुत आसानी से अप्लाई होता है। तो जिस डायरेक्शन में करंट घूम रहा है, अगर हम उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर को घुमाएंगे तो हमारा स्ट्रेस्ड थंब कहां पे होगा, ऊपर की तरफ होगा, और वो डायरेक्शन देगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। इसको हम राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। तो छोटी सी हेडिंग लिखो कॉपी के ऊपर, राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in circular loop can be easily measured by this rule. नीचे इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, curl your right hand fingers, curl, C-U-R-L, C-U-R-L, curl your right hand fingers in the direction of current flow, thumb of right hand gives direction of magnetic field.
आई होप ये इजी हो गया। अगर आप मेरी बात को समझ गए हो तो आप ध्यान से देखो। कोई तुमसे बोले कि इस वाले केस में बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट हम सेंटर की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली सेंटर। तुम क्या करोगे, अपने राइट हैंड को लोगे, राइट हैंड ले लिया, राइट हैंड ध्यान रखना लेफ्ट नहीं राइट, फिंगर्स को घुमाओगे किधर, करंट के डायरेक्शन में घुमाओ, बहुत फ्रीली घुमाओगे, घुमाओ। जब तुम फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में घुमा रहे होगे, तुम्हारा थंब नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ है, तुम्हारा थंब एक्चुअली नीचे की तरफ है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर पे कहां पे आएगी, नीचे की तरफ। नीचे का मतलब क्या हुआ, क्रॉस। और जब हम ऐसे कर रहे होंगे, दोबारा फिंगर्स को घुमाएं अगर हम करंट के डायरेक्शन में, तो हमारा थंब कहां पे होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कहां पे आएगी, ऊपर की तरफ आएगी। ये अलग अलग रूल है, आपकी चॉइस होगी। जब आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करना होगा, यू कैन अप्लाई ईदर ऑफ द रूल्स जो आपको अच्छा लगेगा, बट एक से ज्यादा रूल्स पता होते हैं तो हमें डायरेक्शन निकालना रिलेटिवली इजी हो जाता है। तो ये था अबाउट डायरेक्शन। अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल जो मैंने आपको कल पढ़ाया था उसी के कंटिन्यूएशन। सो लेट अस डू सम एग्जांपल। कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये लूप है, करंट जा रहा है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2R, ये मैंने आपको बताया था। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास एक वायर आ रहा है ऐसे, और फिर वो बना रहा है हाफ लूप, और फिर वायर ऐसे चला जा रहा है, ये वायर इनफाइनाइट से आ रहा है और ये इनफाइनाइट पे चले जा रहा है, और इसमें करंट घूम रहा है ऐसे, और ये सेंटर है और इसकी रेडियस जो है वो R के इक्वल है, और ये C है। और मैं कोई आपसे पूछे, ये भी एक एग्जांपल है, और कोई आपसे पूछे फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैं हर क्वेश्चन के बाद 15-20 सेकंड का पॉज लूंगा, ट्राई करूंगा, आप खुद करो बेटा, मेरा वेट मत करो, खुद ट्राई करो खुद, और आप बताओ सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। इस वाले वायर में 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन, स्ट्रेट, स्ट्रेट एंड कर्व। सुनो, कल मैंने आपको बताया था किसी भी स्ट्रेट वायर के सामने मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, 0। किसी भी स्ट्रेट वायर के बैक साइड में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, 0। किसी भी कर्व्ड वायर जो कि सर्कुलर वायर है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ये आधा सर्कल है, आधा सर्कल है तो कितनी आएगी, इससे हाफ। जस्ट सो वी हैव, एक काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं P, Q R S T। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं आपसे बोलूं मैग्नेटिक फील्ड B एट C ड्यू टू PQ, कितना आंसर आएगा? अगर हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू PQ, कितना आएगा? तो आंसर आएगा 0। सिमिलरली मैं आपसे बात करूं B एट C, B का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट C ड्यू टू ST, कितना आएगा आंसर? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगी? मैग्नेटिक फील्ड केवल इतने पार्ट की वजह से आएगी। और ये कितना पार्ट है, ये पूरा सर्कल है कि हाफ सर्कल है? ये बेसिकली हाफ सर्कल है। तो अब अगर हम बात करें QRS की, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट C ड्यू टू QRS इक्वल टू म्यू नॉट, कितना आएगा? म्यू नॉट I बाय 2R, उसका कितना? उसका हाफ, ये वैल्यू आएगी, दैट इज म्यू नॉट I बाय 4R। अगला एग्जांपल आपसे पूछता हूं, हमारे पास ना 2 सर्कल हैं, हमारे पास बेटा एक सर्कल ये है और हमारे पास एक सर्कल ये है, और ये है सेंटर। एक में करंट भाग रहा है ऐसे और एक में करंट चल रहा है ऐसे, और इसका रेडियस है A के बराबर और इस ऊपर वाले का, बाहर वाले का रेडियस है B के बराबर। इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2। सर्कल बनाओ जल्दी से और लिखो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट C, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट C।
आई थिंक हो गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फील्ड एट सी ड्यू टू स्मॉल लूप, छोटे वाले लूप की वजह से। छोटा वाला लूप कौन सा है? इनर लूप है, उसकी वजह से कितना आंसर आएगा उसको हम बोलते हैं B1 एंड दैट इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 क्या A। डायरेक्शन बताना, जो अभी अभी रूल आपको समझाया उसके हिसाब से देखना। अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे करंट के डायरेक्शन में, थंब किधर आएगा? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड वुड बी अलोंग इनर साइड। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं फील्ड एट सी ड्यू टू बिग लूप, ड्यू टू बिग लूप, और वो कितने के इक्वल आएगा? वो भी आएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2B। डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, अपनी फिंगर को कर्ल करो करंट के डायरेक्शन में, थंब कहां पे होगा? राइट हैंड थंब, राइट हैंड कहां पे होगा? बाहर की तरफ। क्या वैल्यू आएगी? डॉट। अब हमें नहीं मालूम कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, क्योंकि मे बी I और A का रेशियो ज्यादा हो और I2 अपॉन B का रेशियो ज्यादा हो, हमें नहीं पता। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये ज्यादा होगा। सुनना, हम ये मान लेते हैं कि ये ज्यादा होगा, ऐसा हमने मान लिया। अगर ये ज्यादा होगा तो ये किस तरफ है? ये अंदर की तरफ है, और ये किस तरफ है? बाहर वाले की तरफ है। तो फिर हम अंदर वाले को मान लेंगे पॉजिटिव और बाहर वाले को मानेंगे नेगेटिव। तो जो बी नेट आएगा, बी नेट हम ऐसा मान लेते हैं कि इफ B1 इज मोर देन B2, इफ करके लिखा है मैंने, तो बी नेट कितना आएगा? बी नेट आएगा B1 माइनस B2, और डायरेक्शन कौन सी आएगी फिर? इनर साइड आएगी। एंड दैट इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2, और क्या रिलेशन लिखेंगे हम? I1 अपॉन A माइनस I2 अपॉन B इज द आंसर। बच्चों यहां तक समझ में आ रहा है? ध्यान से देख लो, फिर मत कहना समझ में नहीं आया। बहुत ही बढ़िया, मैं बदल रहा हूं, ये टर्न हो गया। नाउ वी हैव सेकंड एग्जांपल। सपोज करो हमारे पास दो लूप हैं। एक लूप है ऐसे, और कैसे करें? और एक लूप है ऐसे। क्या मैं समझा पाया? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, सही है? और ऑब्वियस सी बात है ये z एक्सिस। गुड। अच्छा, इसमें करंट है I1 के बराबर, I1 या I1 नहीं, हम सिंपल I ले लेते, छोड़ो। और इसमें भी करंट है I के बराबर, ऐसे कुछ। क्लियर हो गया? बहुत सही है। अब अंडरस्टैंड करो आप। कोई आपसे बोले ये सेंटर है, ये सेंटर है, बेटा डायग्राम बनाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायग्राम बना के लिखो, व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? 20 सेकेंड्स का टाइम है, ट्राई करो। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस मेक सेपरेट लूप। यहाँ पे दो लूप है ना, दोनों को अलग अलग बनाते हैं। हम सबसे पहले बनाते हैं बेटा जी इस वाले लूप को, इसको बना लिया। और इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा था? ऐसे फ्लो हो रहा था। बहुत अच्छी बात है। ये क्या था? सेंटर। गुड। इसको हम लूप नंबर 1 नाम दे देते हैं, ऐसे मैंने नाम दे दिया। तो अगर हम बात करें इसकी वजह से सेंटर पे फील्ड जो आएगी उसको हम B1 बोल देते हैं। और वो कितनी आएगी? ध्यान से देखो बेटा, करंट कैसे घूम रहा है? राइट हैंड अपनी फिंगर को घुमाओ, थंब कहां पे आ रहा है? बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? म्यू नॉट I अपॉन 2। एक और बात, यहां दोनों का रेडियस अलग होगा कि सेम होगा? यहां दोनों का रेडियस सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? ध्यान से देखो, दोनों का रेडियस सेम आएगा, बिकॉज ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये सर्कमफेरेंस और ये वाली सेम आएगी, और हम इस वाले रेडियस को r अज्यूम कर लेते हैं। हमने r अज्यूम कर लिया, तो B1 कितना आएगा बेटा? B1 आएगा म्यू नॉट I बाय 2r। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? इसका रेडियस कितना है? r के बराबर, मतलब ये लूप कितना है? r रेडियस का है, तो इसका रेडियस अगर r होगा तो म्यू नॉट, हमने दोनों में करंट सेम अज्यूम करा था, तो म्यू नॉट I बाय 2r। डायरेक्शन बताना, डायरेक्शन आएगी ऊपर को।
और अगर मैंने ये एक्स वाई जेड दिखा दिया तो ये ऊपर का मतलब क्या होगा, ऊपर का मतलब होगा के कैप। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक काम करते हैं, हम दूसरा वाला लूप बनाते हैं। दूसरा लूप था ऐसे वाला, ये ऐसे है और इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऐसे। जब मैं ऐसे डायग्राम बनाता हूं तो बच्चों को डाउट हो जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता बहुत बारी कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी। तो अब तुम हो सकता है तुम्हें ये क्लॉकवाइज लग रहा हो या मे बी इसको तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज लग रहा हो। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज करंट है, मेरी बात सुनना ध्यान से, हम विजुलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है, एंटी क्लॉकवाइज, तो अपनी फिंगर, राइट हैंड फिंगर को घुमाओगे किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम्हें लग रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है, तो अपनी फिंगर को तुम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब घुमाओगे ना, तो आपका थंब पता किधर आएगा, आपका थंब इधर आएगा। इसको अगर हम लूप नंबर 2 बोल रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी 2, और ये किस डायरेक्शन में आएगी, एक्स एक्सिस में। और B2 को हम बोलेंगे वेक्टर फॉर्म में, दैट इज आल्सो म्यू नॉट I बाय 2R, डायरेक्शन कौन सा, I कैप। क्लियर हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, B वेक्टर इक्वल टू हाउ मच, B1 प्लस B2, दैट इज म्यू नॉट I बाय 2R। बाहर आ जाएगा, हमें क्या मिलेगा, I कैप प्लस K कैप। ये तो वेक्टर फॉर्म है, तुम चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ऊपर √2 आएगा। बाकी सारा आंसर ठीक ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। अच्छे से देख लो एक बार सॉल्यूशन, हम आगे चलते हैं। परफेक्ट है जी, आगे चलें। मैं एक फिर से एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपसे बहुत सारे एग्जांपल करा रहा हूं सो दैट आपको ये इसकी प्रैक्टिस हो जाए। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करो हमारे पास एक वायर है ऐसे, और वो वायर यहां से ऐसे घूमता है, ऐसे 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 ऐसे, और फिर वो ऐसे हो जाता है, और फिर वो ऐसे होता है, और फिर वो ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, और फिर ऐसे चला जाता है। क्लियर है। ये मैंने जो कट दिखाया वो क्यों दिखाया, इसका मतलब है कि वायर आपस में टच नहीं हो रहे हैं। ठीक है। और कोई तुमसे बोल देता है कि ये सेंटर है, सपोज करो ये A है और ये सपोज करो 2A है। कितना है, 2A। एंड मान लेते हैं कि यहां से करंट जा रहा है I, तो I कहां से जाएगा, यहां से जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, और फिर फाइनली बाहर निकल जाएगा, ऐसे कुछ। और कोई तुमसे बोलता है कि सेंटर पे फील्ड बताओ, ये C है। मेक डायग्राम, सुंदर सा डायग्राम बनाओ और लिखो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट C, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट C। अगेन मैं आपको 20 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, ट्राई, उसके बाद मैं करवाता हूं। ओके, आई होप ट्राई हो गया होगा। अगर ट्राई हो गया तो हम स्टार्ट करते हैं। सुनो, अब मैं पूरा लिखवाऊंगा नहीं, एक एक चीज का आंसर देना और ध्यान से सुनना। इस वाले पार्ट की वजह से, इस वाले पार्ट की वजह से सेंटर पे फील्ड, जल्दी बोलो कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। इस वाले पार्ट की वजह से सेंटर पे फील्ड आएगी 0। क्लियर हो गया। इस वाले पार्ट की वजह से सेंटर पे फील्ड 0 आएगी। इस वाले पार्ट की वजह से सेंटर पे फील्ड वो भी 0 आएगी। तो कितने पार्ट बच रहे हैं, 2 पार्ट। कौन से, एक तो पूरा सर्कल, एक पूरा सर्कल, पूरा है ना, देखो थोड़ा सा एज बचा है, इट इज कंसीडर्ड एज टोटल सर्कल, और एक आधा सर्कल। अब मेरा सवाल ये है, क्या दोनों सर्कल की वजह से सेंटर पे फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रही है। तो मैं लाइन लिखता हूं, तुम आंसर लिखना। तो मैं पहला पॉइंट लिखता हूं, फील्ड एट C ड्यू टू आउटर लूप। आउटर लूप मतलब बड़ा वाला सर्कल। मैंने पहला पॉइंट लिखा, फील्ड एट C ड्यू टू आउटर लूप। बेटा आउटर लूप कितना है, आउटर लूप पूरा है। अब क्या करोगे तुम, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाओगे, कहां पे, करंट के डायरेक्शन में। घुमाओ, जल्दी से घुमाओ, जल्दी से घुमाओ। ऐसे घुमाओगे करंट के डायरेक्शन में। तुम्हारा थंब किधर होगा बच्चा, तुम्हारा थंब अंदर की तरफ होगा, तो फील्ड कहां पे आएगी, अंदर की तरफ।
और बाहर वाले लूप का रेडियस कितना है 2a के बराबर। तो फील्ड को हम बोल देते हैं b1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे म्यू नॉट I बाय 2r, r का मतलब 2a। डायरेक्शन कहां पे आ रही अंदर की तरफ, क्या बोलेंगे हम क्रॉस। पहले ये समझ लो, तुम चाहो तो इस पे वेक्टर भी लगा सकते हो। डन हो गया। दूसरा फील्ड एट सेंटर ड्यू टू, अब हम किसकी बात करने वाले हैं इनर लूप। एक बात बताओ, इनर लूप पूरा है कि आधा है बेटा जी? पूरा लूप है कि आधा है? ये हाफ है ना। इनर लूप कितना है हाफ है, ये हाफ है। एक बात तो ये हाफ है, दूसरी बात डायरेक्शन बताना किधर आएगा, अंदर की बाहर। चेक करो अपनी राइट हैंड फिंगर्स को घुमाओ, कहां पे करंट के डायरेक्शन में घुमाते हैं। देखो फिंगर को बेटा ऐसे घुमाना, ये ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, कैसे ऐसे। और जब ऐसे घुमाओगे तो थंब कहां पे आएगा बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसको हम B2 बोल देते हैं ना। सो वील से दिस एज B2 इक्वल टू म्यू नॉट I बाय कितना आता है 4r, कितना आता है बेटा 4r। कैसे, ये पूरा लूप नहीं है ना, आधा लूप है 4r। डायरेक्शन किधर आएगी, डायरेक्शन आएगी बाहर की तरफ। ओ ये तो काम खराब हो गया। काम क्यों खराब हुआ, इसे देखना और इसे देखो, दोनों की वैल्यू कैसी है सेम। डायरेक्शन कैसी आ रही है अपोजिट आ रही है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं B नेट इक्वल टू B1 प्लस B2। अगर एक को हम पॉजिटिव मानेंगे, एक को अगर हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो दूसरे को क्या बोलना पड़ेगा नेगेटिव बोलना पड़ेगा। उसके हिसाब से आंसर विल कम आउट हाउ मच 0। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। सो इट वाज ऑल अबाउट लूप। अब जैसे जैसे ना आप अलग अलग बुक में जाओगे ना, अगर आप इरोडोप में इसी के क्वेश्चन करोगे ना, मेडिकल वाले मत सुनना, कान बंद कर लेना। इरोडोप में अगर इसके क्वेश्चन करोगे तो सेम लूप है, बस उसमें 3D में बने हुए हैं। 3D में कैसे, तुम्हें दिखाया जाएगा कि एक लूप XY प्लेन में, तो दूसरा लूप YZ प्लेन में, ऐसे अलग अलग प्लेन में बने होंगे। फिर तुमसे बोला जाएगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो। दैट विल नॉट बी डिफिकल्ट, बस थोड़ा सा इमेजिनेशन में कई बार मुश्किल होता है। अदरवाइज लूप पे बेस्ड इसी तरह के प्रॉब्लम आते हैं। दैट्स इट। हम कुछ डिफरेंट चीज पढ़ते हैं। अब डिफरेंट चीज ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं, हेडिंग डाल देते हैं पहले, मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन अभी हमने जो बायोट-सैवर्ट लॉ का फॉर्मूला नहीं लिखा था, वो स्केलर फॉर्म में लिखा था। हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, हमारे पास एक छोटा सा डीएल है। कितना है, छोटा सा डीएल है, और हमने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है यहां पे। और ये क्या है, आर है, और ये क्या चीज है, थीटा है। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो थोड़ी सी आएगी, उसको हम डीबी बोलेंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है, वो एक वेक्टर होगा। एक और चीज, इस वाले वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमेशा स्केलर होता है। करंट क्या होता है, स्केलर होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इस वाले वायर में करंट अगर ऊपर फ्लो होगा तो डिफरेंट सिचुएशन होगी, नीचे को फ्लो होगा तो सिचुएशन डिफरेंट होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर वायर में ऑल दो करंट स्केलर होता है, लेकिन डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लेंथ को वेक्टर मान लेते हैं, लेंथ को एज वेक्टर मान लेते हैं। क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा हम लेंथ वेक्टर उसी डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं। एक काम ये करते हैं। दूसरा, जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है ना, लेट्स से हमें यहां निकालनी है, तो इसको हम पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं। सी बायोट-सैवर्ट लॉ के स्केलर फॉर्म में हम इसको भी स्केलर बोलते थे, इसको भी स्केलर बोलते थे, इसको भी स्केलर बोलते थे, और इसका केवल मैग्नीट्यूड निकालते थे, उसमें डायरेक्शन की बात अलग से करते थे, फॉर्मूले में नहीं करते थे। बट अब हम क्या ट्राई कर रहे हैं, अब हम ट्राई कर रहे हैं कि पूरे फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट कर लें। सो वी हैव टेकन दिस एज वेक्टर, दिस एज वेक्टर, और जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आएगी दैट विल आल्सो बी एज वेक्टर। हम सबसे पहले बायोट-सैवर्ट लॉ के स्केलर फॉर्म की बात करते हैं। स्केलर फॉर्म क्या था, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म था। इसमें देखो मैंने कहीं पे भी एरो नहीं लगाया, वेक्टर नहीं लगाया। जब हम वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं तो इसी फॉर्मूले को मैं पहले लिखता हूं फॉर्मूला, फिर तुम करना चेक। तो जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ना,
तो हम इसी फॉर्मूले को बोलते हैं डीबी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। कुछ बच्चों की आदत होती है सर ये कहां से आ गया, कहां से आ गया, ये नहीं सोचना कहां से आ गया। अगर मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा तो मैं समझ तो आ जाएगा, लेकिन अननेसेसरली टाइम बहुत खराब होगा। पहले ये मान के चलो कि ये होता है, अब चेक करेंगे कि सही है कि गलत है। तो चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, इस वायर में करंट ऊपर को जा रहा है। याद करो वो राइट हैंड का थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल। अपने कंफ्यूज मत हो जाना, अभी जो मैंने बताया था वो थंब रूल था, अब हम पाम रूल की बात कर रहे हैं। हम क्या करते थे? हम ये करते थे अपने राइट हैंड के अंगूठे या थंब को कहां पे करते थे? इसके डायरेक्शन में करते थे, और उंगलियों या फिंगर्स को कहां करते थे? इसकी तरफ करते थे। और पुश ऑफ पाम, आपकी जो हथेली है वो कहां पे धक्का मार रही थी? नीचे को। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे किधर आती है? नीचे को आती है। ये ऑलरेडी हम जानते हैं, ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूं, ऑलरेडी हम जानते हैं। एक काम करें, इस वाले फॉर्मूले से चेक करें ये वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो तुम कैसे चेक करोगे? तुम बोलोगे सर एक काम करते हैं, डीएल वेक्टर हमने कहां लिया? डीएल वेक्टर लिया हमने करंट के डायरेक्शन में। बहुत सही। ये क्या चीज है? ये आर वेक्टर है। तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है? तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बताऊं। अगर ये होता था ए वेक्टर और ये होता था बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहां पे आती थी? याद करो, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहां पे आती थी? अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ए की तरफ करते थे और कर्ल कहां पे करते थे? बी की तरफ। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहां पे आएगी? बेटा ये +1 में पढ़ चुके हैं। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी कहां पे? अंदर की तरफ। आपको क्लियर हो गया? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी अंदर की तरफ। क्लियर है? तो अगर मैं तुमसे पूछूं यहां पे इस वाले केस में कि डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन कहां पे आएगी? डीएल क्रॉस, यहां पे क्या लिखा हुआ बेटा? डीएल क्रॉस आर लिखा है। अगर मैं तुमसे पूछूं डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन कहां पे आएगी, तो वो भी कहां पे आएगी? अंदर की तरफ आएगी। एक और काम करते हैं, इस वाले फॉर्मूले को ओपन करके देखते हैं। अगर हम इस वाले फॉर्मूले को, दिस इज आर वेक्टर, दिस इज डीएल वेक्टर, दिस इज थीटा। अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर, तो वो कहां पे आ रही है? वो अंदर की तरफ आ रही है। और बायोट-सैवर्ट लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती थी? वो अंदर की तरफ होती थी। इसका मतलब जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है वो डायरेक्शन के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक लिखा है। अब हम इसको देखते हैं मैग्नीट्यूड के हिसाब से सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो अभी अभी हम लोग ने बात करी कि फॉर्मूला इज dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl क्रॉस r ओवर r क्यूब। अगर हम इसको ओपन करेंगे मैग्नीट्यूड के हिसाब से, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर dB का मैग्नीट्यूड होगा मॉड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, ए क्रॉस बी क्या होता था? ए क्रॉस बी होता था a इंटू बी इंटू साइन थीटा, याद है ना? डिवाइडेड बाय क्या लिखते थे हम? आर क्यूब। एक आर से एक आर कट जाएगा, क्या मिलेगा हमें? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर, क्या लिखेंगे बच्चा? स्क्वायर। दिस इज व्हाट? डीबी। सो वी कैन ऑब्जर्व, हम क्या देख पा रहे हैं? बायोट-सैवर्ट लॉ के हिसाब से जो स्केलर फॉर्म आ रहा था और जो यहाँ पे स्केलर फॉर्म आ रहा है वो बिल्कुल सेम है, और जो डायरेक्शन हम मेजर कर रहे हैं डायरेक्शन भी सेम आ रही है। इसका मतलब जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है ये फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा है। कौन सा? ये वाला। ये वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला है डीबी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर ओवर आर। तो आप इमेजिन करो कि हमारे पास एक वायर है काफी बड़ा, ये इतना बड़ा, बहुत बड़ा है ये, ठीक हो गया। और हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, सपोज करो यहां पे कैलकुलेट करनी, और ये बहुत बड़ा है, मतलब इधर भी और उधर भी ये जा रहा है, बहुत दूर तक जा रहा है, और हमने यहां मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। बड़ा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि हमें तो आता नहीं है। बायोट-सैवर्ट लॉ से हम केवल एक छोटे से टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। बायोट-सैवर्ट लॉ की वजह से हम केवल एक छोटे से पीस की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, इतने लंबे वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब हम क्या करें? हम ऐसा करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं।
और ये कोई ना कोई लेंथ हमें गिवन होगी। मान लो ये लेंथ है a के इक्वल, ये ऑलरेडी हमें पता होगी। क्लियर हो गया? इस वायर में करंट जा रहा है और करंट की वैल्यू है I की। अब हमने लगाया दिमाग यार, मैग्नेटिक फील्ड हमने यहां निकालनी है, कैसे निकालें? तो तुम बोलोगे सर इसमें छोटे छोटे पीसेस होंगे, स्मॉल पीस, स्मॉल पार्ट, स्मॉल पार्ट, स्मॉल पार्ट, ये छोटे छोटे टुकड़े होंगे। देखो छोटे छोटे टुकड़े होंगे, ये बड़े सारे छोटे छोटे टुकड़े। क्लियर हो गया? बहुत छोटे छोटे टुकड़े होंगे। अभी यार 15 मिनट तक जब तक ओवर नहीं होगी तब तक बात नहीं कर पाऊंगा। आपकी चॉइस खत्म करके जाओ। लेकिन हाँ, बात बनेगी नहीं, आज भेजना है। ट्राई करो यार जितना हो सके, या 15 मिनट को फिर बात करते हैं। राइट, सो दिस करंट इज आई, और इसमें बहुत छोटे 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 पीसेस होंगे और हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है कितनी फील्ड आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, इस वाले पॉइंट से किसी x डिस्टेंस पे जाते हैं और एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर कर लेते हैं। इतना छोटा लेना पड़ेगा, कारण है हमें तो बायोट-सैवर्ट लॉ आता है बेटा, और बायोट-सैवर्ट लॉ पूरे के पूरे वायर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बहुत ध्यान से समझना। हमने ले लिया छोटा सा टुकड़ा, बहुत अच्छी बात है। इसमें करंट किधर जा रहा है? राइट साइड। तो करंट की डायरेक्शन कहां पे हो जाएगी? करंट की डायरेक्शन होगी इधर को, है ना? ऐसे कुछ हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम, याद नहीं है कैसे करते थे? हमारे पास पहले छोटा सा टुकड़ा होता था, याद करो। फिर उस छोटे से टुकड़े को हम इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कराते थे, और ज्वाइन कराएंगे तो कैसा आएगा? ज्वाइन कराएंगे तो वो ऐसे आएगा। आपको याद है वो जो डीएल एलिमेंट लेते थे हम, उसमें जो एंगल निकालते थे? मैं सेम डायग्राम बनाता हूं पहले, रुक जाओ। सेम डायग्राम ऐसे, यहां पे लेते थे डीएल एलिमेंट, यहां पे निकालनी होती थी फील्ड, तो यहां से ज्वाइन कराते थे लाइन, इसको बोलते थे आर वेक्टर। याद आया? और एंगल कौन सा वाला लेते थे? ये अंदर वाला कि ये वाला? तो पता चलता है कि हम एंगल लेते थे ये वाला, दिस एंगल। कैसे पता चला? जो डीएल का डायरेक्शन है और जो आर का डायरेक्शन है, उनके बीच का ये वाला एंगल लेते थे। सेम बात यहाँ पे, याद ध्यान से देखो, यहाँ पे लेंथ वेक्टर कौन सा वाला? लेंथ वेक्टर ये है। एंगल कौन सा लेना पड़ेगा? एंगल लेना पड़ेगा ये, और इस एंगल को हम बोल देते हैं थीटा। और इसको हम डीएल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? डीएक्स बोलेंगे। क्या आपको क्लियर हो रहा है? क्या बोलेंगे हम? डीएक्स बोलेंगे। हमने छोटा सा लेंथ ले लिया डीएक्स, और ये एंगल आ गया थीटा, और ये है एक्चुअली पोजीशन वेक्टर, है ना? कौन सा है पोजीशन वेक्टर? ये वाला पोजीशन वेक्टर है, बट हम स्केलर फॉर्म में निकाल रहे हैं, इसलिए मैं इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं ले रहा, बट ये आर वेक्टर है। इसी को हम आर बोला करते थे, इसको अभी मैं बोल देता हूं दिस इज आर। डन हो गया? बहुत अच्छी बात है। अब अगर कोई बोले कि सर आप बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो तुम बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड, पहली बात तो हम बात करेंगे इसकी डायरेक्शन की। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? याद करो, राइट हैंड अपने थंब को इस डायरेक्शन में करोगे, याद है ना? अपने थंब को कहां पे करोगे? अपने थंब को इस डायरेक्शन में करोगे, और फिंगर को किधर पॉइंट करोगे? फिंगर को इधर को पॉइंट करोगे। ऑल्दो पॉइंट करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि थंब आपस में राइट एंगल होता है ना, तो हम थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके कर सकते हैं, या अगर यहां नहीं कर सकते तो तुम अपनी फिंगर को सामने पॉइंट कर लो, ज्यादा बेटर होगा। तो थंब को इधर पॉइंट करो और फिंगर को सामने पॉइंट कर दो, तो तुम क्या देखोगे? मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी? बाहर की तरफ आएगी। अगर हम यहाँ पे छोटा सा लेंथ लें, यहाँ छोटा सा लेंथ लें और फिंगर को इधर पे पॉइंट करें, तब भी हमारी फिंगर कहाँ पे, पाम किधर को पुश करेगी? ऊपर की तरफ। इन शॉर्ट, ऐसे वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगी? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी। परफेक्ट हो गया? बहुत अच्छी बात है। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वुड बी डीबी, इसको रख कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वुड बी डीबी इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम लोग? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, क्या होता था? आइडियल साइन थीटा ना, यहाँ डीएल नहीं बोलेंगे, डीएल की जगह क्या बोलेंगे हम? डीएक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएक्स साइन थीटा अपॉन क्या बोलेंगे? आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएक्स साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डन हो गया? बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ध्यान से देखो, तो हमें इस वाले फॉर्मूले में दिख रहा है, देखो ये भी वेरिएबल है। ये क्यों वेरिएबल है? क्योंकि जब हम dx यहां पे लेंगे तो थीटा कुछ और आएगा, अगर dx यहां पे लेंगे थीटा कुछ और आएगा, dx यहां पे लेंगे थीटा कुछ और आएगा। इसका मतलब फॉर एवरी पार्ट थीटा इज वेरिएबल। अच्छा, dx तो ऑलरेडी वेरिएबल है क्योंकि हमने dx लिया हुआ है। r सेम है कि r भी वेरिएबल है?
r is also वेरिएबल, क्योंकि पहले हम यहाँ पे थे, आई मीन ये r है, हम थोड़ा आगे जाएंगे तो r ये होगा, और आगे जाएंगे तो r ये होगा, पहले होंगे तो r ये होगा, मतलब एवरी टाइम r इज चेंजिंग। बहुत गड़बड़ हो गया। इस वाले इंटीग्रेशन में राइट हैंड साइड में 3 वेरिएबल है, कौन सा? 1, 2 एंड 3। हमने क्या ट्राई करना है? हमने ट्राई करना है कि सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। किसमें कन्वर्ट हो जाए? सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। एक काम करते हैं, हम इसको फाई अज्यूम कर लेते हैं। आपको याद होगा जब भी हम ट्रायंगल की थ्योरी को पढ़ते हैं तो हम कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल की बात नहीं करते, वी टॉक अबाउट जस्ट एक्यूट एंगल, है ना? हम हमेशा एक्यूट एंगल की बात कर रहे होते हैं। सो वी कंसीडर दिस एंगल एज फाई। इसको हमने फाई ले लिया, परफेक्ट हो गया, बहुत सही है। अब अगर हम फाई के साथ थीटा को रिलेट करें तो कैसे रिलेट होगा? हम यहाँ से लाइन खींच सकते हैं और हम क्या बोल सकते हैं, वो फाई था तो ये भी एंगल कौन सा होगा? ये भी फाई होगा, और ये बाकी का कितना होगा? ये 90 होगा। इसका मतलब फाई के साथ अगर हम थीटा को रिलेट करते हैं तो कितना आएगा थीटा? वो आएगा दिस प्लस 90 इक्वल टू थीटा। आई थिंक याद क्लियर है आपको? तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 90 प्लस 5। हम क्या कर रहे हैं अभी? हम थीटा को फाई के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। चलो दोबारा एक काम करते हैं, इस वाले सेम ट्रायंगल से देखते हैं तो हमें मिलेगा cos थीटा या cos फाई, cos नहीं, रादर tan करते हैं। ध्यान से देखो, हम वहां ट्रायंगल से देखेंगे tan फाई, एंड tan फाई वुड बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिख रहा है आपको? इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से ये tan फाई है, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, और यहां से रिलेशन आएगा x इक्वल टू a tan फाई। आपको क्लियर हुआ हम लोगों ने ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा क्योंकि थीटा भी किसके टर्म्स में आ गया? थीटा भी फाई के टर्म्स में आ गया, एक्स भी किसके टर्म्स में आ गया? फाई के टर्म्स में आ गया। अगर एक्स फाई के टर्म्स में आ गया तो आर भी फाई के टर्म्स में आ सकता है, और dx भी फाई के टर्म्स में आ सकता है। हमने निकालना है dx। वो dx कैसे निकलेगा? तो हम क्या करेंगे, इस वाले x को करेंगे डिफरेंशिएट। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा dx अपॉन डी फाई इज इक्वल टू a tan फाई का क्या होगा? सीकेंड स्क्वायर फाई। dx अपॉन डी फाई इक्वल टू आएगा a सीकेंड स्क्वायर फाई, यहां से dx निकल आएगा, dx कितना आएगा? दिस dx इक्वल टू a सीकेंड स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। बहुत ध्यान से देखना, dx निकल आया a सीकेंड स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। अभी तक हम कहां पे पहुंच गए? अभी तक हमारा थीटा फाई के टर्म्स में आ गया, dx भी फाई के टर्म्स में आ गया। अब r की बात करते हैं। r भी हम फाई के टर्म्स में निकाल लेते हैं। r फाई के टर्म्स में कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, हम यहां लिखेंगे cos फाई इज इक्वल टू, cos फाई क्या मिलेगा हमें? cos फाई मिलेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और r कितना आ जाएगा? r आएगा a सीकेंड फाई। बेटा आप ध्यान से देखो, अब फायदा क्या हो गया हमें? इसमें 3 वेरिएबल थे, हमने थीटा को फाई के टर्म्स में निकाल लिया, हमने dx को फाई के टर्म्स में निकाल लिया, और हमने r को भी फाई के टर्म्स में निकाल लिया। तो अब हमारा जो इंटीग्रेशन का राइट हैंड साइड है उसमें केवल एक वेरिएबल है, और वो क्या है? फाई। उसकी लिमिट रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। सो लेट अस प्रोसीड। हम इसको आगे बढ़ाते हैं, और मैं आगे लिखता हूं अगले पेज पे। यहाँ पे आएगा हमारे पास dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i into dx into sin theta divided by r square. Now this is equal to mu naught upon 4 pi i dx। अभी हमने निकाला था a secant square phi into d phi। मैं टर्न करके दिखा देता हूं। और अभी हमने थीटा क्या निकाला था? 90 प्लस फाई, याद आ रहा है शायद हमें। और अभी r क्या निकाला था हमने? a secant phi, a secant phi। आप ये फॉर्मूला देख लो, मैं बैक करके दिखाता हूं। देखो अभी हमने r क्या निकाला था? a secant phi। थीटा क्या निकाला था? 90 प्लस फाई, और dx क्या निकाला था? a secant square phi, and we have this relation। ध्यान से देखो, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अच्छा, यहां से देखो, न्यूमरेटर में आएगा secant square phi और डिनोमिनेटर में भी आएगा secant square phi। ये आपस में कट जाएंगे। न्यूमरेटर में आएगा a, नीचे आएगा a का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। देखो क्या बचेगा फाइनली? we'll get finally mu naught by 4 pi i by a। secant स्क्वायर से secant स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। sin 90 प्लस फाई क्या आएगा? cos फाई,
और साथ में क्या आएगा d5। दिस इज व्हाट db। क्लियर? बहुत अच्छे से देखो, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब हमें करना है इसको इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने के पहले हमें चाहिए होती है लिमिट। मैं ऐसे कर दूंगा इंटीग्रेट, लेकिन हमें चाहिए लिमिट। किसकी लिमिट चाहिए? 5 की लिमिट चाहिए। चलो बैक चलते हैं। ये देखो, अगर ये वाला पार्ट यहां पे होता तो 5 कितना होता? सोचो, अगर ये वाला पार्ट यहां पे होता तो 5 कितना होता बेटा? 5 होता 0। और अगर ये वाला पार्ट दूर, बहुत दूर होता तो 5 बढ़ता जाता। 5 मैक्सिमम कितना हो सकता है? 90। When this part lies at infinity, मतलब ये वाला पार्ट कहां पे होगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। तो 5 कितने के बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। इसका मतलब 5 की इधर वाली अपर लिमिट आएगी +90। लेकिन अभी तो आधा वायर हुआ ना, हाफ वायर इधर भी तो है। तो अगर dx इधर होगा, इधर होगा तो 5 बढ़ रहा होगा। लेकिन dx अगर इधर होगा तो 5 सेम डायरेक्शन में नहीं आएगा। लेट अस से dx यहाँ पे है, ध्यान से देखना। तो हम ऐसे करेंगे और 5 का एरो देखना, 5 का एरो ऐसे बनेगा। इस वाले केस में 5 का एरो ऐसे बना होगा। तो ये 5 पॉजिटिव बोलोगे कि नेगेटिव? इसको हम बोलेंगे नेगेटिव। तो अगर जो ये हम dx एलिमेंट की बात कर रहे हैं, अगर ये dx एलिमेंट यहाँ और लास्ट में इधर कहीं होगा, मतलब इनफाइनाइट दूर होगा, तो 5 क्या बनेगा? -90। तो इस वाले साइड में आएगा 5 -90, इस वाले में आएगा +90। इसका मतलब लिमिट कहां से कहां तक वेरी करेगी? 5 की लिमिट वेरी करेगी -90 से लेके +90 तक। आई बिलीव आपको समझ आ रहा है। सो दिस वेरीज फ्रॉम -90 टू +90। और db का इंटीग्रेशन क्या आएगा? b इज इक्वल टू μ0/4 पाई i/a। cos फाई का क्या आएगा बेटा? sin फाई। और लिमिट कहां से कहां तक? -90 डिग्री से +90 डिग्री तक। सो दिस बिकम्स फाइनली μ0/4 पाई i/a। और क्या आएगा? sin 90 माइनस sin -90। आई होप क्लियर है। sin 90 1 होगा, दिस इज 1, दिस इज माइनस टाइम्स, फिर यहां से भी एक माइनस निकल के आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस वुड बी व्हाट? 2। ये 2 आएगा और नीचे 4 है, एक 2 कैंसिल हो जाएगा। सो b की वैल्यू आएगी निकल के b इज इक्वल टू μ0 i/2, क्या लिखा है? पाई a, 2 पाई a। दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इसमें ऐसे करंट जा रहा है। अगर हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर r हो, अब मैं a नहीं बोल रहा, अब मैं r बोल रहा हूँ, और इसमें करंट I के इक्वल हो, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो होगी B इक्वल टू μ0 I/2 पाई r, और 2 पाई स्मॉल r जो हम लोगों ने लिया हुआ है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। पहले हम किसकी बात कर रहे थे? पहले वी वर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर वायर, नाउ इट इज व्हाट? इट इज इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। आप लोग एक बार अच्छे से देख लो, फिर मेरे से डाउट पूछो। मैं दोबारा स्टार्ट करवाता हूं। मैंने आपसे क्या बताया? देखो, ये वायर था, हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया था, हमने वो ये डिस्टेंस ली थी क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्व करना है, तो ये हमने एंगल माना था थीटा। तो ये हमारे पास बायोट-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला आया था μ0/4 पाई i dx sin थीटा अपॉन r²। इसमें बहुत सारे वेरिएबल हैं, उसको सही करने के लिए हमने ज्योमेट्रिकली इसको फाई अज्यूम कर लिया। तो थीटा की वैल्यू होगी 90 + फाई। फिर हमने क्या करना है? x और r को रिप्लेस करना है किसके टर्म्स में? फाई के टर्म्स में। तो मैंने रैंडमली लिख लिया यहाँ पे tan फाई इक्वल टू x/a। तो x इक्वल टू a tan फाई, तो dx/d फाई आएगा a secant स्क्वायर फाई, तो हमने dx निकाल लिया। फिर इसी ट्रायंगल से हम लोग ने cos फाई लिखा, वहां से r निकल गया, तो r भी आ गया फाई के टर्म्स में, थीटा भी आ गया फाई के टर्म्स में, और dx भी आ गया फाई के टर्म्स में। तो हम लोगों ने ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा के इस वाले फॉर्मूले में रख दी, और ये तुम्हारे सामने फॉर्मूला रहा। दिस वाज द फॉर्मूला। नाउ वी पुट वैल्यूज। इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये रही। इसकी वैल्यू पुट कर दी, वो ये है। और इसकी वैल्यू पुट कर दी, वो ये है। तो हमारे पास सॉल्व होके फॉर्मूला सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला बन गया था। अब हमें करना था इंटीग्रेट, तो हमें लिमिट रखनी है। तो लिमिट मैंने आपको समझाई थी। लिमिट किसकी रखनी है? फाई की। फाई ज्यादा से ज्यादा कितना बढ़ेगा? इधर बढ़ता रहेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा? 90।
और इधर इधर कितना होगा ज्यादा से ज्यादा 90, बट इस डायरेक्शन को बोलेंगे -90, तो इसको बोलेंगे +90, तो फाई की लिमिट आएगी -90 से लेके +90 तक। और cos फाई का इंटीग्रेशन होता है sin फाई, लिमिट रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी एंड वी गेट दिस एज आंसर।